आवर्त सारणी नाम तो सुना ही होगा, स्कूल की साइंस क्लास में जरूर देखी होगी। इसका आकार थोड़ा जाना पहचाना लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है ना? पर क्या ये सिर्फ एक चार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज का नक्शा है और आज हम मिलकर इसी नक्शे के कुछ राज खोलने वाले हैं। तो ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का कोड किया हुआ नक्शा है जो हमें ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी बताता है। हर एक डब्बा, हर एक सिंबल एक एलिमेंट है और इस नक्शे में उसकी जगह ये तय करती है कि वो दुनिया में कैसा बर्ताव करेगा। लेकिन सवाल तो यही है कि ये एक सीधे साधे बक्से जैसा क्यों नहीं है? इसमें ये अजीबोगरीब सीढ़ियां क्यों हैं? ये अलग अलग ब्लॉक्स और नीचे लटकती दो अलग लाइनें क्यों हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस नक्शे की कहानी को शुरू से जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। मिलिए दिमित्री मेंडेलिएव से। हम इन्हें तत्वों की दुनिया का पहला नक्शा नवीस यानी पहला मैप मेकर कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। मेंडलीफ ने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के हिसाब से लगाया जाता है तो उनकी खासियतें एक पैटर्न में खुद को दोहराती हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़ी पहेली का छिपा हुआ कोड पकड़ में आ गया हो। जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ है मेंडलीव का ओरिजिनल ड्राफ्ट और दाईं तरफ है आज का नक्शा। आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक आइडिया कितना शानदार था, लेकिन वक्त के साथ इसमें कितना बदलाव आया है। मेंडलीव की टेबल में कई खाली जगहें थीं और ये कोई गलती नहीं थी। और यहीं पर मेंडलीव की असली जीनियस चमकती है। उन्होंने सिर्फ उन चीजों को नहीं लिखा जो उन्हें पता थीं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उन तत्वों के लिए खाली जगहें छोड़ीं जिनकी तब तक खोज भी नहीं हुई थी, और तो और उनके गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई नक्शे पर उन देशों को भी बना दे जहां कोई आज तक गया ही ना हो। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नक्शा और बेहतर कैसे बना। आज की जो टेबल है वो वजन के हिसाब से नहीं बल्कि एक ज्यादा बुनियादी चीज के हिसाब से बनी है, एटॉमिक नंबर, यानी एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। तो इस टेबल का ये जो अजीब सा शेप है ना, वो असल में कुदरत के एक बहुत गहरे नियम की तस्वीर है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और ये सब कुछ जुड़ा है इलेक्ट्रॉन से और इस बात से कि वो एक एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे रहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, टेबल की हर नई लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक नया घर या शेल। एक ही कॉलम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सबसे बाहरी घर में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए उनका बर्ताव भी एक जैसा होता है। और ये जो अलग अलग ब्लॉक हैं SPDF, ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन घरों में किस तरह से भर रहे हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये जो चौकोर टेबल हम देखते हैं, यही इकलौता तरीका नहीं है इसे बनाने का। पता है, इसके 700 से भी ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन सोचे गए हैं, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सबसे साफ और समझने में सबसे आसान माना जाता है। ठीक है, तो अब कहानी में थोड़ा और एक्शन आने वाला है। हर नक्शे को पूरा करने के लिए खोजकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है और 20वीं सदी में वैज्ञानिकों के बीच नए भारी तत्वों को बनाने की एक होड़ सी मच गई। ऐसे तत्व जो कुदरत में अपने आप नहीं मिलते। और इन खोजकर्ताओं में एक बहुत बड़ा नाम है एल्बर्ट ग्योर्सो का, 20वीं सदी के सबसे महान एलिमेंट हंटर्स में से एक। उन्होंने इस वैज्ञानिक खोज को एक मानवीय चेहरा दिया और नक्शे की खाली जगहों को भरने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रासायनिक तत्वों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या है जिन्हें खोजने में एल्बर्ट ग्योर्सो और उनकी टीम का हाथ था। पूरे 12। जरा सोचिए, हमारे पदार्थ के नक्शे का कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने पूरा किया। 1945 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से लेकर 1970 के दशक तक ग्योर्सो और उनकी टीम ने बहुत ही शक्तिशाली मशीनों का इस्तेमाल करके एक एक एटम को जोड़कर नए तत्व बनाए, जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, अमेरिशियम से लेकर सीबोर्गियम तक। ये एक बहुत ही मुश्किल और लंबा काम था। कभी कभी तो एक नए एलिमेंट का सिर्फ एक एटम बनाने में सालों लग जाते थे। तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है, जैसे जैसे तत्व भारी होते जाते हैं वो बहुत ज्यादा अस्थिर यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। कुछ तो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर कुछ बदलने वाला है। और यहीं से जन्म हुआ एक कमाल के आइडिया का, द आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का द्वीप।
ये एक ऐसा आइडिया है कि अगर हम बहुत ज्यादा भारी तत्व बना पाएं तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां ये तत्व बहुत ज्यादा समय तक स्थिर रह सकते हैं, ठीक एक शांत द्वीप की तरह। ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जो तत्व हम जानते हैं वो एक प्रायद्वीप पर हैं और हमारा लक्ष्य है अस्थिरता के एक समुद्र को पार करके उस स्थिरता के द्वीप तक पहुंचना। और ये रहा सबूत, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। यूरी ओगनिसियन जैसे वैज्ञानिकों ने इन बहुत भारी तत्वों को असल में बना लिया है और जैसा सोचा गया था ये तत्व वाकई ज्यादा स्थिर हैं। हम आखिरकार इस नई दुनिया की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। हमने उस द्वीप के किनारे पर अपना पहला कदम रख दिया है। तो एक अजीब से दिखने वाले चार्ट से शुरुआत करके क्वांटम नियमों के नक्शे तक और अब स्थिरता के द्वीप की खोज तक, आवर्त सारणी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब हम इस नई जमीन को और ज्यादा खोजेंगे तो हमें कौन सी नई खासियतें, कौन सी नई चीजें और कौन से नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये नक्शा अभी भी खुल रहा है और आगे की कहानी लिखी जानी अभी बाकी है।